बब्बन इस तरह से वहां से गायब हो गया था मानो जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आरोही दौड़कर आगे बढ़ी और उसने उस पत्थर को उठाकर वापस से उस छोटे से बॉक्स में रख दिया। राठौड़ ने चौंकते हुए आरोही से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? आरोही ने कहा, इस पत्थर को इस बॉक्स में रखकर ही शांत किया जा सकता है। तभी ध्रुव बोला, पर अभी ये सब हुआ क्या था और बब्बन अचानक से कहां गायब हो गया? आरोही सीरियस टोन में बोली, बब्बन अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरोही की बात ने उन सबके होश उड़ा दिए थे। राठौड़ हैरान होते हुए बोला, पर बब्बन अभी तो यहीं था, और अगर वो मर गया है तो उसकी लाश कहाँ है? आरोही ने उन सबको बताया, इस पत्थर की वजह से बब्बन का शरीर भाप बन गया। यही इस पत्थर की ताकत है। रूडी ने चौंकते हुए पूछा, पर आपको इस बारे में कैसे पता? आरोही बोली, उस किताब में तुम्हारे पिता ने इस वेपन के बारे में लिखा है। इस छोटे से पत्थर में जो कॉस्मिक एनर्जी समाई हुई है उसे सिर्फ शीशे से बने इस छोटे से बॉक्स से ही कंट्रोल किया जा सकता है। सालों से ये बॉक्स लॉकेट के रूप में तुम्हारे गले में था, पर तब शायद ये पत्थर एक्टिवेट नहीं था, इसीलिए तुम इसे इतने समय तक कैरी कर पाए। रूडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही क्या कह रही थी, इसलिए उसने फिर से सवाल किया, पर ये लॉकेट मुझे मेरे पापा ने दिया था। अगर ये इतना खतरनाक है तो उन्होंने इसे मुझे क्यों दिया? तभी आरोही ने जवाब दिया, मुझे लगता है सालों पहले जब तुम्हारे पापा इस मंदिर में आए होंगे तब उन्हें ये पत्थर पानी के अंदर मिला होगा, और जिस तरह हमने इस पत्थर की ताकत को अभी अपनी आंखों से देखा उसी तरह उन्होंने भी इसकी ताकत देखी होगी। इस किताब में ये साफ लिखा है कि अगर ये पत्थर कुछ देर के लिए हवा के कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर समाई हुई कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा देर तक खुद को संभाल कर नहीं रख सकती, और उस एनर्जी में एक विस्फोट होता है। उस वक्त जो कोई भी उस पत्थर को पकड़े होगा, ये एनर्जी उसके बॉडी सेल्स को भाप में बदल देगी और उसका शरीर हवा में तब्दील हो जाएगा। रूडी ने हैरान होते हुए कहा, जैसा बब्बन के साथ हुआ? आरोही ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल वैसे ही। किताब में लिखा है कि इस पत्थर को या तो शीशे में रखा जा सकता है या फिर पानी में, क्योंकि पानी की ठंडक इसे शांत रखती है। इसलिए इस पत्थर को इस शीशे के बॉक्स में रखना बहुत जरूरी है, जिससे इसकी पावर को कंट्रोल किया जा सके। आरोही की बात सुनकर ध्रुव बोला, इस तरह तो ये पत्थर पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शायद यही वजह थी कि रूडी के पापा नहीं चाहते थे कि वो वेपन कभी बने, क्योंकि अगर इस पत्थर की मदद से किसी ने डेथ रे बना ली तो वो चाहे इंसान हो या कोई चीज, उसे आसानी से खत्म कर सकता है। ध्रुव की बात को पूरा करते हुए राठौड़ बोला, और पैंथर को इसीलिए वो हथियार तैयार करना है ताकि वो उसे दुश्मन देशों को बेच सके, क्योंकि इस तरह का हथियार जिस भी देश के पास होगा उसे हराना नामुमकिन होगा और वो देश पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सकता है। राठौड़ जो बता रहा था उसके बारे में सिर्फ सोचकर ही सबके अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। आखिर में ध्रुव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव की बात का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी राठौड़ ने कहा, फिलहाल हमें हवेली वापस चलना चाहिए, सुबह होने वाली है। इस पत्थर का हमें क्या करना है ये हम आराम से सोच कर तय करेंगे। राठौड़ की बात से सभी सहमत हुए और वो सब उस लॉकेट और उस किताब को लेकर रूडी की हवेली जाने के लिए निकले। जब तक वो लोग वहां पहुंचे तब तक सुबह हो चुकी थी। हरिया ने रूडी को देखा तो उसकी जान में जान आई। वो रूडी के पास जाते हुए बोला, ईश्वर की कृपा है कि आप सही सलामत हैं छोटे बाबू। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आप बिना बताए उस श्रापित मंदिर में क्यों गए थे? रूडी ने हरिया को समझाया, काका मैं उस मंदिर से सही सलामत लौट कर आया हूँ। इससे यही साबित होता है कि वो मंदिर श्रापित नहीं है। हरिया अभी भी थोड़ा चिंतित नजर आ रहा था। वो रूडी से बोला, आशा करता हूँ आप सही बोल रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार आपके पिता भी उस मंदिर से लौट कर तो आए थे, पर कुछ दिन बाद वो। इतना कहते हुए हरिया अचानक से रुक गया। तभी रूडी उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, घबराओ मत काका, मुझे कुछ नहीं होगा। आपने पूरी जिंदगी मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब टाइम है आपका आपकी जिम्मेदारियों से रिटायर होने का। इसलिए अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। रूडी की बात सुनने के बाद हरिया ने उसके साथ कोई दलील नहीं की, पर उसकी आंखों में अभी भी उसके लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। हरिया से बात करने के बाद रूडी अपने कमरे में चला गया। रूडी के वहां से जाने के बाद हरिया की नजर आरोही पर पड़ी और वो उसे गौर से देखने लगा। तभी राठौड़ हरिया से बोला,
ये हमारे साथ हैं काका। रूडी इन्हें अपनी बड़ी बहन मानता है। आप इनके रहने का भी इंतजाम कर दीजिए। हरिया ने आरोही को नमस्ते किया और फिर राठौड़ से बोला, आपके साथ जो एक महाशय आए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तीनों समझ गए कि हरिया बब्बन की बात कर रहा था। राठौड़ ने हरिया से कह दिया, उनका काम खत्म हो गया था इसलिए वो यहाँ से चले गए। हरिया राठौड़ की बात का मतलब नहीं समझ पाया। वो बोला, पर उनका सामान तो अभी भी उनके कमरे में पड़ा है। ये सुनकर आरोही हरिया से बोली, काका क्या आप मेरे रहने का बंदोबस्त उसी कमरे में कर सकते हैं? हरिया ने कहा, हाँ हाँ बेटी बिल्कुल। इतना कहते हुए हरिया आरोही को लेकर बब्बन के कमरे की तरफ गया। आरोही को उस कमरे में छोड़कर हरिया वहां से चला गया। आरोही की नजर बब्बन के बैग पर पड़ी। वो आगे बढ़ी और बब्बन का बैग खोलकर चेक करने लगी। उस बैग में बब्बन के कपड़े थे और कुछ पैसे भी। पर तभी आरोही को उस बैग में बब्बन का एक दूसरा मोबाइल मिला जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। आरोही ने जब वो मोबाइल स्विच ऑन करके चेक किया तो उसमें उसे पैंथर नाम का कांटेक्ट मिला। आरोही सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने पैंथर को मैसेज किया, वो पासवर्ड मेरे हाथ किसी भी वक्त लग सकता है, पर एक प्रॉब्लम है, वो आरोही भी यहाँ आ गई है। मैंने उससे पासवर्ड निकलवाने की कोशिश की लेकिन उसने बात टाल दी। मुझे लगता है वो इतनी आसानी से वो पासवर्ड मेरे हवाले नहीं करेगी, इसलिए हमें उसे अपने जाल में फंसाना होगा। पासवर्ड मिलने के बाद हमें उसे उसके परिवार के पास ले जाना चाहिए। जब वो अपनी आंखों से अपने परिवार की हालत देखेगी तब वो पूरी तरह से टूट जाएगी। तब हम उससे वो पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। ये मैसेज करने के बाद आरोही शांत होकर पैंथर के रिप्लाई का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उस मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल बजी। आरोही ने देखा वो पैंथर का ही रिप्लाई था। जैसे ही आरोही ने वो मैसेज ओपन किया उसमें लिखा था, ठीक है, मैं तुम्हें वो लोकेशन भेज रहा हूँ जहां आरोही के परिवार को रखा गया है। तुम आरोही और उसके साथियों को लेकर सीधा वहीं आ जाना। आरोही से वो पासवर्ड हासिल करने के बाद हम उसे उसके परिवार और दोस्तों के साथ वहीं मौत के घाट उतारेंगे। इस मैसेज के साथ पैंथर ने उस मोबाइल पर अपने अड्डे की लोकेशन भेजी। पैंथर का मैसेज पढ़कर आरोही के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पैंथर ने उसके परिवार को कहां कैद करके रखा था। वो यही सोच रही थी कि किस तरह से वो अपने परिवार को पैंथर की कैद से आजाद करा सकती थी, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानती थी कि जहां पर भी उसका परिवार कैद था वहां पैंथर ने टाइट सिक्योरिटी रखी होगी, जिसका मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अपने परिवार का ख्याल आते ही आरोही बहुत ही ज्यादा जोश से भर गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाकर ही रहेगी। पर तभी आरोही को ध्यान आया कि पैंथर ने उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी जान से मारने का प्लान बनाया है। आरोही उन सबको खतरे में नहीं डालना चाहती थी, पर उसे ये भी पता था कि चाहे वो कितना भी मना करेगी, वो उन लोगों को अपने साथ जाने से नहीं रोक सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद आरोही ने एक अहम फैसला लिया। दूसरी तरफ मंदिर में रात भर जागने के बाद अब सब लोग थक गए थे, जिस वजह से वो अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। पर रूडी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने गले के लॉकेट को अपने हाथ में पकड़े देखे जा रहा था। इतने समय से वो उस पत्थर को अपने गले में पहने था, बिना ये सच जाने कि वो पत्थर पूरी दुनिया खत्म करने की ताकत रखता था। ये सोचकर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। इस बारे में सोचते हुए वो कब यादों में खो गया, उसे पता ही नहीं चला। 9 साल का रूडी आगरा में अपने घर के कमरे में सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। रूडी की नींद टूटी और उसने अपने सिरहाने अपने पिता डॉक्टर विश्वनाथ को बैठे देखा। वैसे तो डॉक्टर विश्वनाथ रूडी को बहुत प्यार करते थे, पर आज उनकी आंखों में रूडी के लिए एक खास किस्म की परवाह नजर आ रही थी। रूडी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ पापा, आप सोए नहीं? डॉक्टर विश्वनाथ एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, अभी नहीं बेटा, मैं बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। रूडी को अपने पिता की बात समझ में नहीं आई। वो उठकर बैठते हुए मासूमियत से बोला, क्या आप कहीं जा रहे हैं पापा? रूडी के पिता अक्सर अपने सेमिनार्स के लिए देश के बाहर जाया करते थे और उनके जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। विश्वनाथ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बहुत दूर जाना है, पर जाने से पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ।
अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो मुझसे वादा करो, तुम अपना और अपनी मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। रूडी ने हैरानी से कहा। क्यों पापा, आप हमेशा तो 2-3 दिन के लिए जाते हैं, क्या इस बार आपको ज्यादा दिन लगने वाले हैं? डॉक्टर विश्वनाथ एक फीकी मुस्कान के साथ बोले। पता नहीं बेटा, हो सकता है मुझे और भी काफी वक्त लग जाए लौटने में, पर मैंने जो तुमसे कहा है उसे तुम अच्छे से याद रखना, और ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूँ। रूडी अपने पिता की आंखों में एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि छोटा होने के बावजूद भी वो अपने पिता की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर पा रहा था। वो अपने पिता के गले लगते हुए बोला, नहीं, मेरा और माँ का ख्याल आप ही रखोगे। विश्वनाथ ने रूडी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रूडी उनका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, पर उसे इतना जरूर समझ में आ रहा था कि उस वक्त उसके पिता की आंखों में आंसू थे। कुछ सेकंड्स रूडी के गले लगे रहने के बाद विश्वनाथ ने उसे अपने सीने से अलग करते हुए कहा, बेटा, हो सकता है मैंने अनजाने में कुछ गलत काम किए हों, पर तुम कभी ऐसा मत करना। रूडी ने हैरानी से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा, प्लीज मुझे बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी साइंस के नाम कर दी। अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैं इतना डूब गया कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी वक्त ही नहीं दे पाया, पर आखिर में उन एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आज मैं एक हारे हुए साइंटिस्ट के साथ साथ एक हारा हुआ पिता भी हूँ और पति भी, पर आज मैं अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं वापस लौटूंगा भी या नहीं, पर तुम मेरे जैसा जुनून कभी मत अपनाना। जो सही हो उसी का साथ देना। रूडी अभी भी अपने पिता की बात नहीं समझ पा रहा था, पर अब उसे डर लगने लगा था। वो बेचैन होते हुए बोला, ऐसा मत बोलिए पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तभी उसके पिता ने अपनी जेब से वही लॉकेट निकालकर रूडी के गले में पहनाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं भी रहा तो भी मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा बेटा। इस लॉकेट के जरिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इसे कभी भी अपने गले से मत उतारना। रूडी को वो लॉकेट पहनाकर उसके पिता ने उसका माथा चूमा और वहां से चले गए। उस दिन रूडी ने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। आज वो सब याद करके दोबारा से उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो अपनी यादों से अभी पूरी तरह से बाहर आया भी नहीं था कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और ध्रुव अंदर दाखिल होते हुए घबरा कर बोला, रूडी, आरोही अपने कमरे में नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर रूडी के होश उड़ गए और वो फटी आंखों से उसे घूरता रहा। आखिर कहाँ चली गई थी आरोही? क्या ध्रुव, रूडी और राठौड़ आरोही को ढूंढ पाएंगी? क्या आरोही अपने परिवार को पैंथर के कब्जे से आजाद करा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आरोही उसके कमरे में नहीं है, ये सुनकर रूडी के होश उड़ गए। वो फौरन अपने बिस्तर से उठा और ध्रुव के साथ आरोही के कमरे की तरफ भागा। जब वो दोनों आरोही के कमरे में पहुंचे तो वहां हरिया और राठौड़ दोनों मौजूद थे, पर आरोही कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रूडी ने ध्रुव से पूछा, लेकिन दीदी गई कहाँ? ध्रुव ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं आरोही से माफी मांगने के लिए यहाँ आया था। जब मैंने दरवाजा नॉक किया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर देखा तो आरोही यहाँ नहीं थी। मुझे लगा वो वॉशरूम में होगी, पर वॉशरूम से भी कोई आहट आती नहीं सुनाई दे रही थी। जब मैंने वॉशरूम चेक किया तो पता चला कि वो वहां भी नहीं थी। रूडी चौंकते हुए बोला, ये भी तो हो सकता है कि दीदी हवेली में कहीं हो, वैसे भी ये हवेली बहुत बड़ी है। रूडी की बात का जवाब देते हुए राठौड़ बोला, मैंने और हरिया काका ने पूरी हवेली छान मारी है, पर आरोही का कुछ भी पता नहीं चल रहा। ध्रुव घबराई हुई आवाज में बोला, तो फिर आरोही कहाँ जा सकती है? तभी अचानक राठौड़ की नजर वहां रखे बब्बन के बैग पर पड़ी, जिसके अंदर का सामान बेड पर बिखरा हुआ था। उसने आगे बढ़कर बब्बन का बैग और उससे निकले सामान को चेक किया। तभी उसे उसके बैग में फोन के 2 चार्जर मिले। ये देखकर राठौड़ को अंदाजा लग रहा था कि माजरा क्या होगा। वो रूडी और ध्रुव से बोला, बब्बन के पास 2 फोन्स थे, पर यहाँ उसका एक भी फोन मौजूद नहीं है। अगर हम मान लें कि उसका एक फोन उसके साथ ही खत्म हो गया, तो दूसरा फोन यही होना चाहिए था, जो अब मिसिंग है। राठौड़ की बात सुनकर हरिया चौंकते हुए बोला,
क्या बोला साहब? वो दूसरे साहब खत्म हो गए? पर आपने तो कहा था कि। हरिया की बात को बीच में ही काटते हुए ध्रुव बोला, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं काका। इतना कहने के बाद उसने राठौड़ से कहा, अगर बब्बन के पास 2 फोन थे तो ये भी तो हो सकता है कि जब वो मरा था तो उस वक्त दोनों फोन उसके साथ ही हों। राठौड़ ने नामे सर हिलाते हुए जवाब दिया, जहां तक मेरा मानना है बब्बन के पास उस वक्त सिर्फ एक ही फोन था, क्योंकि आज तक उसने हमारे सामने सिर्फ एक ही फोन का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब ये है कि दूसरा फोन वो हम सबसे छुपा कर रखता था जिससे वो पैंथर से बात कर सके। ध्रुव हैरान होते हुए बोला, तो तुम कहना क्या चाहते हो? राठौड़ ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो दूसरा फोन आरोही को मिला होगा और शायद उसने उस फोन से बब्बन बनकर पैंथर से बात की होगी, और ये भी मुमकिन है कि अब वो पैंथर से अकेले ही मिलने गई होगी। ध्रुव राठौड़ की बात से बहुत ही ज्यादा भौचक्का रह गया था। वो शॉक्ड होते हुए बोला, पर वो हमारे बिना ही पैंथर से मिलने कैसे जा सकती है? हम उसे बिना बताए यहाँ चले आए थे। क्या वो इस बात का बदला ले रही है या फिर उसे हम पर भरोसा नहीं है? राठौड़ ने ध्रुव को समझाया, रिलैक्स ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं आरोही को समझ पाया हूं उसे हम सबकी चिंता है, ठीक वैसे ही जिस तरह हम उसकी फिक्र करते हैं। मुझे लगता है कि वो हम सबकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया है, पर हम भी उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। ये कहते हुए राठौड़ को कुछ याद आया। वो रूडी से बोला, तुमने आरोही को जो पेजर दिया था, जरा उसे ट्रैक करके आरोही की लोकेशन बताओ। रूडी निराश होते हुए बोला, मैं दीदी को ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि वो अपना पेजर यहीं छोड़कर गई हैं। इतना कहते हुए रूडी ने बेड के साइड पर रखी टेबल की ओर इशारा किया जिस पर आरोही का पेजर पड़ा हुआ था। ये देखकर अब राठौड़ भी बेचैन हो उठा। शिट, अब हम आरोही को कैसे ढूंढेंगे? क्या हमें दिल्ली वापस चलना चाहिए? हो सकता है वो पैंथर से वहीं मिलने गई हो। वहां मौजूद किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी रूडी कुछ देखते हुए बोला, पेजर नहीं तो क्या हुआ, हम अब भी दीदी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। रूडी की बात सुनकर ध्रुव और राठौड़ ने क्यूरियस होकर रूडी की तरफ देखा। तभी रूडी बब्बन के बैग की ओर बढ़ा और आधी बाहर लटक रही एक स्मार्ट वॉच अपने हाथ में लेते हुए बोला, ये स्मार्ट वॉच जरूर बब्बन के फोन से कनेक्टेड होगी। मैं इसकी मदद से बब्बन का फोन ट्रैक कर सकता हूँ। रूडी की बात से ध्रुव और राठौड़ की उम्मीद बंधी। रूडी अपने रूम से अपना लैपटॉप लेकर आया और उस स्मार्ट वॉच को एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके बब्बन के फोन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने लगा। कुछ मिनट्स उस सॉफ्टवेयर पर काम करने के बाद अचानक रूडी की आंखें चमक उठी। वो बोला, ये फोन इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है दीदी जयपुर छोड़कर जाने वाली हैं। हमें जल्दी उन तक पहुंचना होगा। रूडी की बात सुनकर वो लोग बिना समय गवाए हरिया और उस हवेली को अलविदा करके जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वो लोग अभी एयरपोर्ट पहुंचे भी नहीं थे कि तभी अचानक रूडी के लैपटॉप ने उस फोन की लोकेशन शो करना बंद कर दिया। रूडी बेचैन होते हुए बोला, डैम, लगता है दीदी ने फ्लाइट पकड़ ली है, जिस वजह से उन्होंने बब्बन का फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा, तभी लोकेशन लॉस्ट हो गई। ध्रुव भी बेचैनी में बोला, अब हम क्या करेंगे? राठौड़ ने उन दोनों को भरोसा दिलाया, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम ये गाड़ी छोड़कर एयरपोर्ट ही चलते हैं। वहां से दिल्ली की अगली फ्लाइट पकड़कर सीधा आरोही के पास चलेंगे। ध्रुव और रूडी राठौड़ से सहमत थे। एयरपोर्ट पहुंचकर वो लोग सीधा बुकिंग काउंटर पर गए, लेकिन तब उन्हें पता चला कि दिल्ली के लिए रात से पहले तक भी फ्लाइट नहीं थी। और उससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि पूरे दिन में दिल्ली की सिर्फ 2 ही फ्लाइट्स थीं, एक अर्ली मॉर्निंग और एक नाइट में। ये जानकर वो तीनों हैरान रह गए। ध्रुव चौंकते हुए बोला, अगर दिल्ली की फ्लाइट सुबह की थी तो अभी कुछ देर पहले आरोही ने कौन सी फ्लाइट पकड़ी है? रूडी ध्रुव को करेक्ट करते हुए बोला, कौन सी नहीं बल्कि कहाँ की फ्लाइट पकड़ी है? राठौड़ ने जवाब दिया, ये हमें पता करना होगा कि आखिर पैंथर ने आरोही को दिल्ली की बजाय और कहाँ मिलने के लिए बुलाया है। ध्रुव ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से आरोही के बारे में पता करना चाहा, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी भी पैसेंजर की डिटेल्स उसके साथ शेयर करने को तैयार नहीं थे। तभी राठौड़ आगे आया और काउंटर पर बैठे एयरपोर्ट स्टाफ को अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाया। राठौड़ भले ही सस्पेंडेड था, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बारे में पता नहीं चलने वाला था, जिस वजह से वहां के स्टाफ ने उसे आरोही की सारी डिटेल्स दे दी। राठौड़ ने ध्रुव और रूडी के पास जाकर बताया, आरोही ने चेन्नई की फ्लाइट पकड़ी है।
ये सुनकर ध्रुव चौंकते हुए बोला, क्या? पर आरोही चेन्नई क्यों जाएगी? राठौड़ ने जवाब दिया, मुझे लगता है पैंथर दिल्ली में नहीं है। उसने जरूर आरोही को बब्बन समझकर चेन्नई बुलाया होगा, क्योंकि शायद वो जिस वेपन पर काम कर रहा है वो चेन्नई या फिर उसके पास की किसी जगह पर है। तभी रूडी बोला, तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं? हमें फौरन चेन्नई के लिए निकलना चाहिए। राठौड़ ने निराश होते हुए कहा, ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जयपुर से चेन्नई की अगली फ्लाइट रात की है और हम आरोही तक पहुंचने के लिए इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। राठौड़ की बात से ध्रुव और रूडी दोनों टेंशन में आ गए थे। वो तीनों सोचने लगे कि अब क्या किया जा सकता है। आखिर में ध्रुव को एक आइडिया आया। उसने अपना फोन निकालकर इंटरनेट पर कुछ चेक किया और फिर बोला, अगर हम जयपुर से चेन्नई की फ्लाइट नहीं पकड़ सकते तो क्या हुआ? हम अहमदाबाद से चेन्नई की फ्लाइट पकड़ेंगे। अगर हम वक्त रहते अहमदाबाद पहुंच जाते हैं तो चेन्नई की दोपहर की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। ध्रुव का आइडिया उन दोनों को सही लगा, क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे कम समय में वो आरोही तक पहुंच सकते थे। राठौड़ वहां लगे इंडिकेटर पर देखते हुए बोला, अहमदाबाद की फ्लाइट कुछ ही देर में है, मैं जाकर हम तीनों के टिकट्स बुक करवाता हूँ। इतना कहते हुए राठौड़ अहमदाबाद की टिकट्स बुक कराने चला गया। दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे बाद आरोही चेन्नई पहुंच चुकी थी। पैंथर ने उसे बब्बन के मोबाइल पर जो कोऑर्डिनेट्स भेजे थे उसके हिसाब से वो टैक्सी पकड़कर उस लोकेशन पर पहुंच गई। वो समंदर किनारे एक सुनसान जगह थी। आरोही टैक्सी उस जगह से थोड़ी दूर पर रुकवा कर उतर गई और धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वो एक डॉक पर पहुंच गई, जहां बड़े बड़े कंटेनर्स रखे थे। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पैंथर उसे कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि वहां उसे एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। आरोही ने पूरे डॉकयार्ड में इधर से उधर घूमकर देख लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि उसे इतना समझ में आ गया था कि पैंथर ने उसके परिवार को वहीं कहीं कैद करके रखा था। वो उस जगह को ढूंढने लगी जहां उसका परिवार छुपा हो सकता था। आरोही कंटेनर से गुजरती हुई जैसे ही बीच के खाली मैदान में पहुंची, उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। जहां कुछ देर पहले एक भी इंसान मौजूद नहीं था, अचानक से वहां 4-5 गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से बहुत सारे आदमी उतरे और बीच वाली गाड़ी से पैंथर बाहर निकला। पैंथर को अपने सामने देख आरोही भौचक्की रह गई। पैंथर मुस्कुराकर बोला, वेलकम आरोही, आई होप तुम्हें यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ नहीं हुई। पैंथर को अपने सामने खड़ा देख आरोही सकपका गई। उसने झूठ बोल दिया, वो मुझे बब्बन ने यहाँ आने को कहा था, वो भी थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। आरोही की बात सुनकर पैंथर हंसते हुए बोला, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते आरोही। पैंथर की बात ने आरोही के होश उड़ा दिए। वो फटी आंखों से पैंथर को घूरने लगी। तभी पैंथर बोला, क्या हुआ? तुम्हें लगा मुझे इस बारे में पता नहीं होगा? जब तुमने मुझे बब्बन के फोन से मैसेज करके अपने परिवार का पता पूछा, तभी मैं समझ गया कि वो मैसेज बब्बन ने नहीं बल्कि तुमने किया है, क्योंकि बब्बन पहले से ही ये जानता था कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। मैं समझ गया था कि बब्बन का राज खुल चुका है, जिस वजह से या तो तुम लोगों ने उसे कैद कर लिया होगा या तो उसकी जान ले ली होगी। और तुम्हारे चेहरे पर जो 12 बजे हुए हैं, उससे ये साबित हो गया कि बब्बन अब खत्म हो चुका है। आखिरकार तुम भी मेरे जैसी एक कातिल बन ही गई। आरोही ने सीरियस टोन में कहा, मैंने बब्बन की जान नहीं ली। बब्बन के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। उसकी जान उसी हथियार की वजह से गई जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। आरोही की बात सुनकर पैंथर थोड़ा उतावला होते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हें वो पासवर्ड मिल गया है? आरोही ने कहा, वो सिर्फ एक पासवर्ड नहीं है पैंथर, बल्कि एक ऐसा पावर सोर्स है जो किसी प्रलय से कम नहीं है। मैंने उसकी शक्ति देखी है और मैं बस इतना ही कहूंगी कि तुम उसे हासिल करने की जिद छोड़ दो, क्योंकि अगर उस पावर सोर्स का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो इस पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। पैंथर ने सख्त आवाज में कह दिया, मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं बल्कि वो पावर सोर्स चाहिए। आरोही ने दोबारा से समझाने की कोशिश की, तुम समझते क्यों नहीं पैंथर? अपने लालच की वजह से तुम पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हो। शायद यही वजह थी कि उस महान साइंटिस्ट ने भी सालों पहले उस हथियार को बनाने का ख्याल छोड़ दिया था,
क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि ऐसा हथियार सिर्फ तबाही ही ला सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे परिवार को छोड़ दो और आज के बाद हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। आरोही की बातों से पैंथर का खून खौल गया था। वो झल्लाते हुए बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। जब तुम्हारा परिवार खत्म होगा तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि मेरी बात न मानने का क्या अंजाम होता है। आरोही ये सुनकर घबरा उठी, पर तभी पैंथर ने क्रेन में बैठे अपने आदमी को इशारा किया। उसके आदमी ने क्रेन की मदद से वहां रखा एक कंटेनर उठाया और उसे समंदर की ओर ले जाने लगा। आरोही को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसी कंटेनर में उसका परिवार कैद था। वो घबराते हुए पैंथर से बोली, नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें वो पावर सोर्स देने को तैयार हूँ। पैंथर ने अपने आदमी को इशारा करके उसे रोक दिया। आरोही ने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला और पैंथर को दिखाते हुए बोली, ये है वो पावर सोर्स। ये कहते हुए आरोही ने वो छोटा सा पत्थर पैंथर की तरफ फेंका। जैसे ही पैंथर ने वो पत्थर उठाया, उसका साइज देखकर वो समझ गया कि वो पत्थर ही उस हथियार का पावर सोर्स था, क्योंकि रूडी के पिता के नोट्स के हिसाब से उसने जो मशीन बनाई थी उसमें एक छोटे से पत्थर के लगने की जगह मौजूद थी। तभी आरोही पैंथर से बोली, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, अब मेरे परिवार को छोड़ दो। पैंथर ने क्रेन में बैठे अपने आदमी को कंटेनर नीचे रखने का इशारा किया और आरोही से बोला, जाओ, ले जाओ अपने परिवार को। आरोही ने अपने कदम उस कंटेनर की तरफ बढ़ाए। उसे ये सोचकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि आखिर इतने वक्त बाद अपने परिवार को देखकर वो कैसा महसूस करेगी। वो कंटेनर के पास गई और जैसे ही उसका दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कंटेनर अंदर से पूरी तरह खाली था। तभी अचानक आरोही के सिर के पीछे किसी ने वार किया और वो उसी कंटेनर के अंदर जा गिरी। उसके बाद कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया गया और फिर बाहर से पैंथर की आवाज आई, तुमने अपना वादा निभाया और मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। तुम अपने परिवार से जरूर मिलोगी, पर नर्क में, क्योंकि कुछ ही देर में मैं उन सबको भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इतना कहते हुए पैंथर ने वापस से क्रेन में बैठे अपने आदमी को इशारा किया। इसी के साथ उस आदमी ने दोबारा क्रेन से उस कंटेनर को उठाया और उसे समंदर में फेंक दिया। क्या आरोही ने वाकई में वो पत्थर पैंथर को सौंप दिया था, या फिर ये उसके प्लान का हिस्सा था? क्या आरोही उस कंटेनर से निकल पाएगी? क्या ध्रुव, राठौड़ और रूडी को पता चल पाएगा कि आरोही कहाँ है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आरोही उस कंटेनर के अंदर कैद थी और कंटेनर समंदर की गहराई में जा चुका था। पानी में उठ रहे बुलबुलों को देखकर पैंथर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, पर उसकी खुशी का कारण सिर्फ आरोही को खत्म करना ही नहीं, बल्कि उस पत्थर को हासिल करना भी था। वो पानी की तरफ देखते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, तुम्हारा दिया हुआ ये आखिरी तोहफा मैं कभी नहीं भूलूंगा आरोही। ऊपर वाला तुम्हें नर्क में सबसे ऊंची जगह दे। ये बड़बड़ाते हुए पैंथर ने वो पत्थर अपनी जेब में रखा और अपने आदमियों से बोला, मैं अब चलता हूँ, तुम लोग कुछ देर यहीं रुको, क्योंकि इस आरोही का कोई भरोसा नहीं है। कई बार मौत को हरा कर वापस लौट चुकी है। अगर आज भी किसी तरह पानी से बाहर आ जाए तो उसे उसी समय खत्म कर देना। पैंथर के आदमियों ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आसमान में तेज आवाज करता एक चॉपर वहां उतरा। पैंथर उस चॉपर में बैठा और वो चॉपर कभी ना खत्म होने वाले समंदर के ऊपर उड़ता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इधर आरोही उस कंटेनर के अंदर पड़ी थी। सिर पर वार होने की वजह से वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी, पर जब कंटेनर में भर रहे समंदर के पानी ने उसके चेहरे को छुआ तो उसे होश आया। धीरे धीरे उस कंटेनर में पानी भरता देख आरोही घबरा कर उठी। वो समझ चुकी थी कि उस वक्त वो समंदर की गहराई में थी। उसे किसी भी हाल में वहां से बचकर निकलना था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे अपनी जिंदगी खत्म होने का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था। पर जैसे जैसे कंटेनर में पानी भर रहा था, वैसे वैसे आरोही की उम्मीद टूटती जा रही थी।
क्योंकि उस वक्त वो गहरे समंदर के नीचे एक बंद डिब्बे में कैद थी, जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक पल के लिए आरोही ये मान बैठी थी कि उसकी मौत उसके बेहद करीब आ चुकी थी, जिसे शायद इस बार वो हराने में नाकाम थी। उस वक्त आरोही के पास सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था, जो पिछले कुछ वक्त से उससे रूठा हुआ था। पर शायद आरोही की किस्मत उसे एक मौका और देना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव, राठौड़ और रूडी उस डॉक तक पहुंच चुके थे। जैसे ही वो डॉक में दाखिल हुए, हथियारों के साथ वहां खड़े आदमियों को देखकर वो एक कंटेनर के पीछे छुप गए। राठौड़ फुसफुसाया, लगता है ये पैंथर के आदमी हैं, पर आरोही यहाँ नजर क्यों नहीं आ रही? राठौड़ ने रूडी से अपने डिवाइस पर बब्बन के फोन की लोकेशन चेक करने को कहा। रूडी अपने डिवाइस पर देखकर हैरान होते हुए फुसफुसाया, मोबाइल लोकेशन यहाँ से 300 मीटर दूर दिखा रहा है, पर ये बार बार मिस भी हो रहा है। राठौड़ ने कहा, पर 300 मीटर आगे तो समंदर है, भला मोबाइल की लोकेशन वहां की कैसे हो सकती है? ये सुनते ही ध्रुव घबराते हुए बोला, कहीं आरोही समंदर में तो नहीं? ये बात सुनकर राठौड़ और रूडी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक ध्रुव वहां से निकलकर आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगा कि तभी राठौड़ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो ध्रुव? ध्रुव बेचैन होते हुए बोला, मैं आरोही को बचाने जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। राठौड़ ने उसे समझाया, पागल मत बनो ध्रुव, वहां 4-5 आदमी हथियारों के साथ खड़े हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। ध्रुव बेचैनी के साथ बोला, मुझे मेरी जिंदगी की कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर मैंने आरोही को बचाने की कोशिश नहीं की तो मैं। राठौड़ ध्रुव की बात बीच में ही काटते हुए बोला, आरोही को बचाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है ध्रुव। राठौड़ की बात सुनकर ध्रुव रुक गया, क्योंकि उसे पता था कि राठौड़ सही बोल रहा है। तभी राठौड़ बोला, सबसे पहले हमें इन आदमियों को रास्ते से हटाना होगा, तभी हम आरोही को बचा पाएंगे। राठौड़ ने उसी समय एक प्लान बनाया और उस प्लान को ध्रुव और रूडी से शेयर किया। डॉक पर खड़े पैंथर के आदमी हाथों में हथियार पकड़े नीचे समंदर के पानी में ध्यान से देख रहे थे। वो बस ये आंकड़ा लगा रहे थे कि कंटेनर को पानी में गिरे कितना वक्त बीत गया था, क्योंकि उसी हिसाब से वो ये तय कर सकते थे कि आरोही जिंदा बची होगी या नहीं। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई, जरा सुनिए तो। वो आवाज सुनकर सभी आदमी चौकन्ने होते हुए पीछे मुड़े, जहां रूडी हाथ में अपना टैबलेट लेकर खड़ा था। रूडी को वहां देखते ही उन सब ने अपनी अपनी बंदूकें रूडी पर तान ली। उनमें से एक ने रूडी से गुस्से में कहा, कौन है तू? रूडी डरने का नाटक करते हुए बोला, ये आप लोग मुझे गन क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो बस आप लोगों से ये पूछने आया था कि ट्रेनिंग कब से शुरू होने वाली है। रूडी की बात सुनकर वो सभी आदमी चौंक गए। तभी उनमें से एक आदमी मुंह बनाते हुए बोला, ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? रूडी ने जवाब दिया, क्या आप लोग कमांडोज नहीं है? आपके हाथों में गन देखकर मुझे लगा कि शायद आप लोग। वो आदमी चिढ़ते हुए बोला, बकवास बंद कर और ये बता कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? रूडी बोला, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ और इस डॉक में होने वाले मरीन कमांडोज की ट्रेनिंग कवर करने आया था। रूडी की बात सुनकर वो सभी आदमी हैरान रह गए। तभी उनमें से दूसरा आदमी बोला, क्या? ये क्या बक रहे हो? यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली, ये डॉक हमेशा खाली ही रहता है। रूडी ने जवाब दिया, वही तो, ये डॉक हमेशा खाली रहता है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए इस जगह को चुना है। ट्रेनिंग शाम ठीक 4 बजे शुरू होने वाली थी और अभी 3:30 बज रहे हैं। मुझे लगता है मैं यहाँ जल्दी आ गया। रूडी की बात से पैंथर के आदमी भी अब घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कहीं रूडी की बात सच निकली तो वो सभी मरीन कमांडोज के हाथों पकड़े ना जाएं। तभी उनमें से एक आदमी अपने साथी से डिस्कस करने लगा, ये लौंडा क्या बोल रहा है? क्या सच में यहाँ कमांडोज की ट्रेनिंग होने वाली है? उसके साथी ने उसे गुस्से से फटकार लगाई, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है ये लौंडा हमें भटकाने आया है। तभी वो आदमी रूडी की तरफ अपनी गन करते हुए बोला, सच सच बता तू कौन है और यहाँ क्यों आया है, नहीं तो तुझे गोलियों से भून दूंगा। रूडी दोबारा से डरते हुए बोला, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मेरे बड़े भाई एक कमांडो हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। वो आदमी चौंकते हुए बोला, क्या? तेरा भाई? क्या वो भी यहाँ है? रूडी ने कहा, हाँ, वो उस कंटेनर के पीछे खड़े अपने बाकी कमांडो साथियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। रूडी की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सतर्क हो गया
और अपने साथी से बोला, जरा उस कंटेनर के पीछे देखकर आना तो। उस आदमी की बात सुनकर उसका साथी अपने हाथ में गन पकड़े सामने रखे कंटेनर के पीछे गया। कुछ देर तक जब वो आदमी उस कंटेनर के पीछे से वापस नहीं आया तो वहां मौजूद बाकी के 4 आदमी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने अपने उस साथी को आवाज दी, पर उसके साथी का कोई भी जवाब नहीं आया। आखिर में उनमें से और 2 लोग उस कंटेनर के पीछे गए। 1 सेकंड बाद ही वो दोनों तेज आवाज के साथ हवा में उड़ते हुए कुछ कदम दूर जा गिरे। ये देखकर बाकी के दोनों आदमी भी सकपका गए। तभी हाथ में उन्हीं की गन लेकर उस कंटेनर के पीछे से राठौड़ निकला, जो उन दोनों आदमियों पर गोलियां बरसा रहा था। रूडी मौका देखकर उस जगह से भागते हुए एक कंटेनर के पीछे जा छुपा। पैंथर के 4 आदमी अपनी जान बचाते हुए वहां रखी क्रेन के पीछे छुप गए और राठौड़ पर जवाबी फायरिंग करने लगे। पर राठौड़ के पक्के निशाने की वजह से उनमें से किसी के हाथ में तो किसी के पैर में गोलियां लगीं, जिससे हथियार जमीन पर गिर गए। तभी राठौड़ तेजी से उनके पास गया और उन सबको अपनी बंदूक के निशाने पर रखते हुए उनसे पूछा, आरोही कहाँ है? वो सभी लोग घबराई हुई आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वहां ध्रुव आया और जमीन पर पड़ी एक गन उठाकर उन सभी पर तानते हुए बोला, सुना नहीं इसने क्या पूछा? कहाँ है आरोही? रूडी भी वहां आकर खड़ा हो गया था। राठौड़ ध्रुव की तरफ इशारा करके उन आदमियों को धमकाते हुए बोला, मैं तो तुम लोगों की जान नहीं लूंगा, पर इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसलिए अपनी जान प्यारी है तो सच सच बताओ। ध्रुव की आंखों का गुस्सा देखकर उनमें से एक आदमी बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने सब कुछ बता दिया। वो सब सुनकर ध्रुव हक्का बक्का रह गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने समंदर में छलांग लगा दी। इधर कंटेनर में इतना पानी भर गया था कि आरोही के चेहरे का सिर्फ थोड़ा हिस्सा पानी के बाहर था। आरोही किसी तरह चंद सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो कंटेनर पूरी तरह से पानी से भर गया और आरोही की सांसें उखड़नी शुरू हो गईं। पर तभी अचानक उस कंटेनर का दरवाजा खुला और ध्रुव तैरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों के सामने आरोही बेहोश हुई पानी में फ्लोट कर रही थी। ध्रुव ने आरोही को अपनी बाहों में लिया और उस कंटेनर से निकलकर ऊपर सतह पर आया। आरोही को डॉक पर वापस लाकर ध्रुव उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। रूडी और राठौड़ भी आरोही को उस हाल में देखकर काफी घबरा गए थे, पर थोड़ी कोशिश के बाद आरोही खांसते हुए होश में आई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने ध्रुव को पाया। आरोही को होश में आया देख ध्रुव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आरोही ध्रुव की तेज चल रही धड़कनों को साफ महसूस कर पा रही थी। कुछ देर तक ध्रुव ने आरोही को उसी तरह अपने सीने से लगाए रखा, पर जब उसने अपने जज्बातों को काबू में किया तो वो आरोही से दूर हटकर खड़ा हो गया। आरोही अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में ये मलाल था कि वो एक बार फिर अपने परिवार तक पहुंचते पहुंचते रह गई थी। इधर राठौड़ ने उन सभी आदमियों को एक रस्सी से बांध दिया था। उसने उन सबको धमकाते हुए पूछा, पैंथर कहाँ है? एक आदमी ने कह दिया, हाँ, हमें नहीं पता। राठौड़ ने उन पर बंदूक तानते हुए कहा, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अगर तुमने मुझे पैंथर का पता नहीं बताया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम सबको अभी के अभी गोलियों से भून डालूंगा। राठौड़ की धमकी से वो सभी लोग बुरी तरह से डर गए थे, पर फिर भी वो अपना मुंह खोलने को राजी नहीं थे। जब उनमें से कोई भी पैंथर की लोकेशन बताने को तैयार ना हुआ तो ध्रुव राठौड़ से बोला, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। ध्रुव की बात सुनकर राठौड़ ने इरिटेट होते हुए उनमें से एक आदमी के मुंह पर जोर की लात मारी, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया। पर तभी उस आदमी के गले में बंधा लॉकेट टूटकर कुछ दूर जा गिरा। रूडी की नजर उस लॉकेट पर पड़ी और वो उसे उठाकर देखने लगा। उस लॉकेट में एक छोटा सा शंख बंधा था, जो समंदर किनारे मिलने वाले बाकी शंख से थोड़ा अलग था। रूडी को इस तरह उस शंख को घूरते देखकर आरोही ने पूछा, क्या हुआ? रूडी कुछ सोचते हुए बोला, ये शंख इस आदमी के पास कैसे आया? ध्रुव ने कहा। क्या मतलब? रूडी बोला, ये एक खास तरह का शंख है जो अंडमान के आइलैंड्स के पास पाए जाते हैं। अंडमान के नॉर्थ में एक आइलैंड है जहां सदियों पुरानी एक ट्राइब रहती है। वो लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग रहते हैं और किसी भी बाहर वाले को अपने आइलैंड में आने नहीं देते। उस ट्राइब के लोग ऐसे शंख का इस्तेमाल किसी गहने की तरह करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह इस आदमी ने इसे लॉकेट बनाकर अपने गले में पहना है।
रूडी की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सकपका गया। उसके बदलते एक्सप्रेशंस को राठौड़ ने भी नोटिस किया और उस आदमी के बाल पकड़ते हुए गुस्से से बोला, सच सच बता, क्या ये लॉकेट तुझे उसी आइलैंड से मिला है? वो आदमी घबराई आंखों से राठौड़ को घूरे जा रहा था, पर फिर भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। उसकी चुप्पी से रूडी सारी बात समझ गया और आरोही से बोला, दीदी, मुझे लगता है पैंथर हमें उसी आइलैंड पर मिलेगा, क्योंकि वो हमारे देश की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ कोई जाने की कोशिश नहीं करता। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पैंथर ने आपके परिवार को भी उसी आइलैंड में कैद करके रखा है। रूडी की बात सुनकर आरोही भौचक्की रह गई और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। दूसरी तरफ उस डॉक से मीलों दूर अंडमान के उस द्वीप के बीचों बीच एक बड़ा सा किला बना था, जिसके चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बनी थी। उस किले के अंदर बनी एक लैब में पैंथर एक बड़ी सी मशीन के सामने खड़ा था, जो किसी लेजर हथियार की तरह लग रही थी। साथ ही वहां सफेद एप्रन पहने कुछ साइंटिस्ट भी मौजूद थे, जो उस मशीन पर कुछ काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट ने उस मशीन पर बने एक छोटे से छेद में उस पत्थर को रखा, जो पैंथर आरोही से लेकर आया था। जैसे ही उसने उस पत्थर को मशीन में फिट करके मशीन चालू की, उस मशीन से एक जोर की आवाज आने लगी। पैंथर की आंखों में एक उतावलापन साफ नजर आ रहा था, मानो जैसे वो उस मशीन को एक्टिवेट होते देखना चाह रहा हो। पर तभी वो मशीन अचानक से बंद पड़ गई, जिससे पैंथर के चेहरे पर बेचैनी सी छा गई। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट उस पत्थर को लेकर पैंथर के पास आते हुए बोला, सर, ये पत्थर किसी काम का नहीं है। शायद आपके साथ किसी ने धोखा किया है, क्योंकि ये पत्थर वो एनर्जी सोर्स नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। ये सुनकर पैंथर के होश उड़ गए और वो फटी आंखों से उस साइंटिस्ट को घूरता रहा। अब क्या करेगा पैंथर? क्या सच में आरोही का परिवार उसी आइलैंड पर कैद था, जिसके बारे में रूडी ने बताया था? आखिर आरोही अपने साथियों के साथ उस आइलैंड पर कैसे पहुंचेगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।